अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मियां और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल शो विद शाहिद मियां सिर्फ अलिफ टीवी पर। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर हमारे मुल्क की तरक्की और जदीद दुनिया के साथ मुवाज़ने से मुतल्लक़ है। हम बात करेंगे कि किस तरह IT, ई-कॉमर्स और मेडिकल साइंस ने हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाया और कई आसानियाँ पैदा की। इन शोबों में पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल कैसा है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अलिफ टीवी सिर्फ एक टीवी चैनल नहीं बल्कि एक मिशन है जो कौम के किरदार साजी, नौजवानों की तरक्की, हमारी सकाफ़त के अखिया और अखलाकियात के फ़रोग़ के लिए वक्फ़ है। अलिफ टीवी इस बात पर यकीन रखता है कि अगर हमारे नौजवान अपने अंदर सलाहियतें पैदा करें, अपनी तहज़ीब और तमद्दुन को समझें और अखलाकी अक़दार को अपनाएं तो मुल्क तरक्की की बुलंदियों को छू सकता है। यही वजह है कि अलिफ टीवी आपके लिए ऐसे मौज़ूआत लाता है जो ना सिर्फ मालूमाती होते हैं बल्कि आपकी सोच को भी मुतासिर करते हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं अपने मोज़िज़ जो मेहमान हैं उनका तारुफ़ कराता चलूँ और मेरे राइट साइड पर है डॉक्टर साकिब सदीक़ साहब। सर, वेलकम टू माय शो। डॉक्टर साहब मेन गायनाकोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर साहब के क्रेडिट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब ने स्पेशली IVF के ऊपर बहुत सारी डॉक्टर साहब की वर्किंग है पाकिस्तान में। और डॉक्टर साहब इसके अलावा 30 से 35 साल डॉक्टर साहब ने जो सर्व किया है वो गवर्नमेंट सेक्टर में किया है। और उनके क्रेडिट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, IVF हो या चाहे और भी चीज़ें हो, अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारा काम वो कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने शुरू में तारुफ़ में भी बताया था वो डॉक्टर साहब ख़ुद बताएंगे। ये जो बांझपन है, स्पेशली मर्दाना बांझपन, और ये कितना एडवांस हो चुका है और हमारी जदीद मेडिकल जो है इसके ऊपर किस तरह से काम कर रही है, इसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे लाइफस्टाइल शो विद शाहिद मियां में। सर, वेलकम टू माय शो। थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब फॉर द वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। सर प्लीज़ सर। और मेरे इस तरफ है जी मुस्कुराता चेहरा हमेशा की तरह वहाब यूनुस साहब। वहाब यूनुस साहब का भी अगर मैं तारीफ़ कराऊँ, देखा जाए तो इनकी मेरी फील्ड एक जैसी रही है। ये भी एडवर्टाइजिंग फील्ड से इनका तल्लक रहा है, लेकिन ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो आने वाले जो बच्चे हैं आजकल के, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसले रहा है। वहाब साहब वो शख्स हैं जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ एक जॉब से किया, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने समझा कि अब मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। वहाब साहब ने उस अदारे की बुनियाद तब रखी जो आज एक बहुत बड़ा तनाव दरख्त बन चुका हुआ है। जी हाँ, PNY इंस्टीट्यूट। PNY इंस्टीट्यूट की बात अगर हम करें तो ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी वो लोग ये नाम समझते हो जानते हैं। ये क्या कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, ई-कॉमर्स के हवाले से क्या कर रहे हैं, लोगों को कितना हुनरमंद बना रहे हैं और इनकी और ख़वातीन को भी बना रहे हैं, खूबसूरत भी बना रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है इनके लिए भी जी। और आज इनसे भी बात होगी डिटेल में। वेलकम टू माय शो वहाब साहब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो सर आपसे शुरू करता हूँ। मुझे तारीख का वो वर्ड भी याद है जब आपने कहा था कि शायद अब पाकिस्तान में कोई यानी कि इस तरह का बांझपन का शिकार नहीं रहेगा, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। तो डॉक्टर साहब मुझे ये पहले बताइएगा IVF यानी कि ये टेक्नोलॉजी है क्या, क्योंकि आम व्यूज़ को नहीं पता, लोग डरते भी हैं ये करवाने से भी। यहाँ पर मिसपरसेप्शन ज़्यादा है लोगों में। थोड़ा सा डिटेल से मेरे आज व्यूअर्स को बताइएगा, फिर हम आगे चलते हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बड़ा अहम आपने सवाल किया। IVF से बनता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। आम ज़बान में इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जा सकता है। हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कहना चाहिए अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी का लफ्ज़ एक नावल से लिया गया जो अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी में लिखा गया। 1920 के अराउंड एक नावल लिखा गया इंग्लैंड में, द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो एक साइंस फिक्शन नावल था। सबसे पहले ये टेस्ट ट्यूब बेबी का लफ्ज़ उस नावल में लिखा गया। उसका थीम ये था कि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो जाएगी, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये खातून जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को पेट में उठा के फिरती रहती है, इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। जो डॉक्टर जो है वो फीमेल पार्टनर यानी वाइफ के एग्स निकाल लेंगे, हस्बैंड के सीमेन से स्पर्म ले लेंगे और लेबॉर्ट्री में उनको फर्टिलाइज़ करवा के इंक्यूबेटर, उस नावल में जो उन्होंने सीन खींचा कि बेशुमार इंक्यूबेटर्स होंगे और वो जो एम्ब्रियो जो है
दोथरा कह लीजिए खून का, वो उसमें रखा जाएगा और 9 महीने जो है बच्चा उसी के अंदर, औरत के यूट्रस या औरत के रहम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बच्चा जो है 9 महीने उस इंक्यूबेटर के अंदर ग्रो करेगा और 9 महीने के बाद जब बच्चा फुल हो जाएगा 2 kg 3 kg का, तो पेरेंट्स को बुला के ये बच्चा उनके हैंड ओवर कर दिया जाएगा कि ये आपका बच्चा है, ये हमने आपके स्पर्म लिए थे, एग्स लिए थे, ये बच्चा हमने लेबॉर्ट्री में डेवलप किया इंक्यूबेटर के अंदर। तो उस नावल में फ़र्स्ट टाइम उसने लफ्ज़ यूज़ किया टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके। अब इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा इस प्रोग्राम के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि उस तरह का बच्चा कि जिसमें माँ के रहम की ज़रूरत ही ना पड़े, कोशिश के बावजूद आज तक दुनिया में पैदा नहीं हो सका। ये बताना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आजकल 2-3 वीडियो और जो है सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें ये दिखाया गया है कि जी रोबोट हैं और उसके अंदर जो है वो इंक्यूबेटर बने हुए हैं और वो उससे भी थोड़ी सी एडवांस, एक वो साइंस फिक्शन नावल जो मैंने डिस्क्राइब किया अर्ली 20th सेंचुरी में लिखा गया, और एक आजकल वीडियो चल रही है, ये भी साइंस फिक्शन नावल में वीडियो सर, है। बाइट भी वो आने वाला फ्यूचर दिखा रहे हो कि वो ऐसे वो फ्यूचर दिखा रहे हैं, फिक्शन है, है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कल की फिक्शन थी वो आज की रियलिटी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कल की फिक्शन थी आज की रियलिटी है। लेकिन हम एज ए डॉक्टर्स, एज ए साइंटिस्ट, हमारी ये ड्यूटी है अवाम को ये इन्फॉर्म करना कि वो रियलिटी कहाँ तक दुरुस्त हो चुकी है। ये रियलिटी कि जी वो रोबोट का यूट्रस जो है उसके अंदर बेबी ग्रो कर रहा है और माँ की ज़रूरत नहीं है, वो रोबोट में ही सब कुछ हो रहा है, ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हो सका। सो अभी भी माँ के यूट्रस की ज़रूरत पड़ती है और 4 या 5 दिन के बाद वो एम्ब्रियो जो हमने बनाया लेबॉर्ट्री में उसको औरत के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अब हम आते हैं कि IVF क्या चीज़ है। IVF जो है वो इसी तरीके से, जैसा मैंने कहा, हम औरत के एग्स को निकाल लेते हैं, हस्बैंड के स्पर्म को लेके सिर्फ लेबॉर्ट्री में हम उनका मिलाप कराते हैं। हमने सिर्फ मिलाप कराया, 9 महीने नहीं है, सिर्फ चंद दिन के लिए वो इंक्यूबेटर में रखा जाता है। 7 दिन से ऊपर जो है आज तक वो ग्रो नहीं किया। अगर 7 दिन से ऊपर हम आइडियल कंडीशन बना के भी अगर 7 दिन से ऊपर उसको ले जाने की कोशिश करें तो वो एम्ब्रियो ग्रो नहीं करता, वहीं उसकी डेथ हो जाती है। सो उसको यूट्रस की ज़रूरत पड़ती है। हम 5-6 दिन के बाद, आमतौर पे हम आजकल 5 दिन में करते हैं, रूटीन 5 डेज़ है, 5 डेज़ में हम औरत के यूट्रस में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से चलती है और नॉर्मल तरीके से डिलीवरी होती है। सो लिहाजा अगर ये प्रोसेस इसी तरीके से है और अगर आप इसको समझ गए हैं तो इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहना बिल्कुल गलत है। वो और इसीलिए मेडिसिन की किसी किताब में टेस्ट ट्यूब बेबी का लफ्ज़ नहीं है। IVF का लफ्ज़ ज़रूर है, IVF है, ICSI है, PGD है, टेस्ट ट्यूब बेबी का लफ्ज़ किसी किताब में नहीं है। ले प्रेस में, ले मैगजीन जो हैं उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हमारे पास जो मरीज़ आते हैं हम उनको IVF कहते हैं। मरीज़ अगर कोई पूछे कि जी ये टेस्ट ट्यूब बेबी है तो मैं उनसे कहता हूँ ठीक है, इस्तेमाल लोग करते हैं, आप इसको कह सकते हैं, बोलने में टर्मिनोलॉजी में कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये टेस्ट ट्यूब बेबी वो है नहीं जिसका कॉन्सेप्ट जो है वो है। क्योंकि डॉक्टर साहब अमूमन ये देखा गया था जब ये पाकिस्तान में ये शुरू हुआ था सिलसिला, और डॉक्टर राशिद लतीफ़ आपके उस्तादों में से भी हैं, तो आपने उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया है। तो यानी कि लोगों में ये परसेप्शन था कि, और स्पेशली अगर बीइंग ए मुस्लिम हम देखें तो इस चीज़ को गलत भी, बहुत सारे फतवा जात भी इसके ऊपर आए कि ये गलत है और होगा भी। ये बहुत ही अहम आपने नुक्ता उठाया, तो ये भी इस प्रोग्राम के हवाले से मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं। प्लीज़। इसे कहते हैं डोनर स्पर्म। किसी और मर्द के स्पर्म अगर इस्तेमाल किए जाएं तो इसको डोनर स्पर्म इस्तेमाल, इस टर्म जो है टर्म इसके लिए यूज़ करते हैं डोनर स्पर्म। या किसी और ख़ातून के एग्स लिए जाएँ तो उसको डोनर एग्स कहते हैं। पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ना ही पाकिस्तान में इसकी इजाज़त है। असल में कुछ पड़ोसी मुल्क की फ़िल्मों में इस तरह की चीज़ दिखाई गई है तो वो लोगों के अंदर गलतफहमी सी पैदा होगी कि शायद यहाँ पाकिस्तान में भी ये हो रहा है। पाकिस्तान में ना सिर्फ हम बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितने IVF सेंटर्स हैं उनमें से कोई भी जो है डोनर स्पर्म इस्तेमाल नहीं करता। सो लोगों की मालूमात के लिए मैं ये बताता चलूँ कि जिन मुल्कों में इसकी इजाज़त है उसका भी एक तरीक़ाकार है। फ़र्ज़ करें कि हम ये कहें कि एक मर्द है, उसके सीमन में स्पर्म नहीं है, ठीक है, वो डेड है स्पर्म उसके, या कम है, डेड नहीं कि स्पर्म है ही नहीं, ठीक है, मनी डिस्चार्ज हुआ, वो हमने माइक्रोस्कोप में देखा और हमें उसमें कोई स्पर्म नज़र नहीं आया, उसको हम कहते हैं एजोस्पर्मिया। ओके। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि आजकल एजोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट मौजूद है, और एजोस्पर्मिया का अगर ट्रीटमेंट है और अगर उसके स्पर्म बन जाते हैं फिर तो डोनर स्पर्म की ज़रूरत ही नहीं है।
फिर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि डोनर स्पर्म इस्तेमाल किए जाएं। डोनर स्पर्म वहाँ इस्तेमाल होंगे जहाँ पे ट्रीटमेंट के बावजूद, इलाज के बावजूद कोई ऐसा तरीका नहीं है हमारे पास कि उसके स्पर्म अपने उस मर्द के अपने स्पर्म जो हैं वो बन सकें। मैं दोबारा से इसको क्लैरिफाई कर दूं कि आजकल मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट के बाद ये कैटेगरी बहुत छोटी रह गई है। पहले ये कैटेगरी ज़्यादा थी। अब फ़र्ज़ करें कि एक मुल्क है, यूरोपियन कंट्री है कोई, जहाँ पे इस चीज़ की इजाज़त है, वहाँ प्रोसेस क्या है, तरीक़ाकार क्या है? वहाँ तरीक़ाकार ये होता है कि वो कपल को बिठा के डॉक्टर उनसे कहता है कि जी आपके स्पर्म हमें कोशिश के बावजूद आपके सीमन में, आपके मनी में स्पर्म नहीं आ सके। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप कोई बेबी लेके अडॉप्ट कर लें। दूसरी ऑप्शन ये है कि डोनर स्पर्म है। डोनर स्पर्म अगर आप यूज़ करना चाहें तो उसके लिए हमारा मुल्क की जो लेजिस्लेशन है उसमें ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये हम आपको दे रहे हैं। इसको आप पढ़ लीजिए, अपने लॉयर को भी पढ़ा लीजिए, आप अपने कौंसल से भी कंसल्ट कर लीजिए, और अगर आप एग्री करें तो आप दोनों कपल जो हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या पार्टनर, मेल या फीमेल पार्टनर है, वो आ जाएं तो फिर हम आपके सिग्नेचर करा के इसको शुरू करें। एग्री अगर होते, ठीक। फ़र्ज़ करें कि वो कुछ अर्से के बाद वो कहते हैं जी हमें डोनर स्पर्म के लिए कपल जो है वो एग्री हो गया है, ठीक है। डॉक्टर, वो हस्बैंड वाइफ कपल, डॉक्टर और एक नर्स, उनके सामने वो स्टेटमेंट देते हैं कि हमने ये पढ़ लिया है, अपने कौंसल से कंसल्ट कर लिया है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, और इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, किस तरीके से स्पर्म कहाँ से लिए जाएंगे, आमतौर पे अननोन डोनर से लिए जाते हैं, हम इसकी इजाज़त देते हैं। वो दोनों साइन करते हैं, और नर्स जो है वो एज ए विटनेस साइन करती है। आजकल तो शायद वीडियो आ गई, वीडियो बन जाती होंगी। डॉक्टर साइन करता है। ओनली देन जहाँ पे अलाउड भी है तो एक तरीक़ाकार है, वो पड़ोसी मुल्क की फिल्में देख के लोग ये समझते हैं कि बस ये आप जाएंगे तो डॉक्टर बताए बगैर डोनर स्पर्म यूज़ कर देगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हमारी माशाल्लाह टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है, जिससे मैंने कहा कि आजकल मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, और बहुत थोड़ी कैटेगरी ऐसी रह गई है जिनके स्पर्म हम नहीं बना सकते। अदरवाइज़ ट्रीटमेंट के साथ हम स्पर्म जो है वो या ट्रीटमेंट से प्रोड्यूस कर लेते हैं, या उसके जो टेस्टिस हैं तो उसमें से हम सर्जिकली स्पर्म भी निकाल सकते हैं। टेस्टिस वो फैक्ट्री है मर्द के अंदर जो स्पर्म बनाती है, तो वो बाज़ दफ़ा हम वहाँ से भी स्पर्म निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अगर वहाँ से हमने स्पर्म निकाले और हमने IVF किया, उनका बच्चा हो गया, तो बच्चा तो फिर उन्हीं का हुआ, उन्हीं का होगा, हाँ, डोनर स्पर्म तो ना हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। सो ये दो आपने आज बहुत अहम सवाल, मैं समझता हूँ कि मेरे आज आने का मकसद पूरा हो गया। अगर ये पैगाम, दोनों पैगामात जो हैं ये अवाम तक पहुँच जाएँ तो मैं समझता हूँ कि ये टेक होम मैसेज जो है आज मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। एक ये है कि पाकिस्तान में कोई डोनर स्पर्म इस्तेमाल नहीं होता, और ये शरई तौर पर बिल्कुल जायज़ है। यानी कि इसमें कोई ऐसी फेडरल चीज़ नहीं है, कोई ममानत नहीं है। फेडरल शरीयत कोर्ट ने 2018 में 36 सफ़े का एक डिसीजन लिखा है, और वो डिसीजन उन्होंने ऐसे ही घर में बैठ के या ऑफिस में बैठ के नहीं बनाया। उन्होंने हमारे जितने भी सेक्ट हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, अहले हदीस हैं, फिर जामिया अल अज़हर कायरो, सऊदी अरब, ईरान से फतवे लेके उन्होंने डिसीजन लिखा है, और उन्होंने ये लिखा है कि ये IVF अगर हस्बैंड और वाइफ के स्पर्म और एग्स यूज़ किए जाएँ तो शरीयत के मुताबिक बिल्कुल ये जायज़ है, ये नाजायज़। उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है अगर डोनर स्पर्म यूज़ किए जाएँ या डोनर एग यूज़ किए जाएँ तो वो इस्लाम के अंदर उसकी इजाज़त नहीं है। और पाकिस्तान के जितने भी IVF सेंटर्स हैं वो इसी फेडरल शरीयत कोड के डिसीजन के मुताबिक ही काम कर रहे हैं, और डोनर स्पर्म पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं होता। असल चीज़ मैं जो समझो इसमें ना, दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो भी है कि ये IVF है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जी, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। और हमारी जो IVF में प्रेगनेंसी होती है, IVF के अंदर है या ICSI के अंदर है, वो औरत के अंदर ही प्रेगनेंसी होती है, नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी चलती है, और उसी तरीके से सारा उसका चेकअप होता है, और उसी तरीके से नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, C-सेक्शन भी हो सकता है। सो इस प्रेगनेंसी में और IVF की प्रेगनेंसी में कतन कोई फ़र्क नहीं है। ये कोई वो इंक्यूबेटर के अंदर बच्चा जो है ना वो ग्रो नहीं, वो तो पॉसिबल भी नहीं है। वो तो मैं ये कहने लगा था, कैसे पॉसिबल? आपका बहुत शुक्रिया, आपने शुरू में ही दो बहुत अहम नहीं सर, ये पता क्या, ये लोगों को अवेयरनेस देने के लिए हमारे चैनल का मकसद, प्रोग्राम का यही है कि लोगों को रियलिटी पता चले कि हकीकत में है क्या। क्योंकि इसमें शरई मामलात भी बहुत सारे थे, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बहस भी हुई, लेकिन आपके आने से ये हुआ कम से कम ये बातें क्लियर होगी कि IVF और टेस्ट टू बेबीज़ द डिफरेंट, और ये दोनों शरई, ये यानी IVF स्पेशली अगर बात करें, ये शरई एतबार से एक
बिल्कुल सही ट्रीटमेंट है, मियाँ बीवी की रजामंदी से होता है और डॉक्टर की रजामंदी से होता है। और सिर्फ मियाँ बीवी की रजामंदी, शरीयत की रजामंदी से। ऐसा जो शरीयत है ना, फिर डॉक्टर तो एक मियाँ बीवी तो अगर डोनर स्पर्म की रिक्वेस्ट भी करें तो और अगर शरीयत की रजामंदी नहीं है तो हम नहीं करते। सो सिर्फ मियाँ बीवी की रजामंदी काफ़ी नहीं है, शरीयत की रजामंदी के साथ हो रहा है। ये बात क्लियर हो गई जी आज के IVF हलाल है और जो डोनर स्पर्म है वो हलाल नहीं है, वो शरई तौर के ऊपर उसकी इजाज़त नहीं है। ये बात एक क्लियर हो गई है, यानी कि ये कन्फ्यूजन थी दोनों। मैं थोड़ा सा जी प्लीज़ आप बताइए। IVF हलाल तब है अगर IVF में मनकूहा हस्बैंड और वाइफ के स्पर्म और एग यूज़ किए गए हैं। ओके। क्योंकि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हमने ख़तून के एग्स निकाल लेने, हस्बैंड के सेमन में से, मनी में से स्पर्म ले लेने हमने, ठीक है। अगर वो मनकूहा हस्बैंड एंड वाइफ है, उनका निकाह हो चुका है, हम शनाख्ती कार्ड भी चेक करते हैं उनके, और वो हम लेबॉर्ट्री में उनका मिलाप करा के, एग और स्पर्म का मिलाप करा के 4 या 5 दिन के बाद वो एम्ब्रियो औरत के रहम के अंदर हम रख देते हैं, तो ये शरीयत में अलाउड है और हम करते हैं, ठीक है। लेकिन बाज़ मुल्कों में जिस तरह मैंने कहा है कि वो डोनर स्पर्म भी यूज़ हो सकते हैं, वो पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। हम या पाकिस्तान का कोई IVF सेंटर उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वो हो ही नहीं रहा, ये वो हो ही नहीं रहा। ना शरीयत में उसकी इजाज़त है, डोनर स्पर्म की शरीयत में ना इजाज़त है, ना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलें, शुक्र है, एक तो ये मामला आज सुनने वालों को क्लियर हो गया कि ये दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है, और शरई एतबार से भी, मेडिकल एतबार से भी। आपके साथ मज़ीद बात होगी। अभी हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और मेरे साथ मौजूद है वहाब यूनुस साहब। वहाब साहब, बड़ी लंबी जर्नी, इतनी अच्छी जॉब, इतने पैसे आ रहे थे आपको, जनाब गाड़ी भी मिली हुई थी ऑफिस की तरफ से, और CEO के करीब थे आप बिल्कुल, वो सब कुछ छोड़ के अचानक से आपने कहा जी ये पड़ा है सब कुछ, और मैं तो जनाब अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ। और पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट में जब अभी कोई E-कॉमर्स को भी नहीं समझता था, डिजिटल मार्केटिंग है उसको भी कोई नहीं इतना जानता था, अब तो माशाल्लाह बहुत बूम है ना मार्केट में। तो सर ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से आपने इतने जाविये पर जाके यू टर्न ले लिया? थोड़ा सा बताइएगा अपनी जर्नी के बारे में, क्योंकि लोग आजकल तो मेरा पाकिस्तान में बात ही सिर्फ सोशल मीडिया मैनेजमेंट और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। तो सर थोड़ा सा बताइए सर, ये क्या है, डिटेल बताइएगा आज हमारे व्यूअर्स को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया, आपके शो का शुक्रिया, माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया जी। सर देखें, आपका जो पहला क्वेश्चन के इतनी अच्छी जॉब होने के बावजूद उसको छोड़ना, ये वाकई एक बड़ा टफ़ काम होता है। लेकिन जो मेरा ये प्लान था ना, ये उस वक्त का नहीं था, ऑब्वियसली उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड होता है। इंसान की ना शुरू से एक कोशिश रही है कि वो अच्छे से अच्छे की तरफ जाए, बेटर से बेटर की तरफ जाए। जब मैंने अपनी जॉब का भी करियर स्टार्ट किया एज ए जॉबियन, तो मुझे उस वक्त भी था कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ आना चाहिए जहाँ पे लोगों को रोज़गार मौके मिलने चाहिए। अब देखिए, मैं हमेशा से अपने यंगस्टर जो है ना, यूथ को एक ही बात करता होता हूँ कि अगर आपने अपना बिज़नेस भी करना है तो लाजमी नहीं है कि आपने उसको स्टार्ट ही अपने करियर का बिजनेस से करना है, आपको पहले उस इंडस्ट्री के अंदर जॉब करनी है। फॉर एग्जांपल, मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी ओपन करनी है, तो मुझे पहले किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करना पड़ेगा, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, उसके ऊपर सर्व करना पड़ेगा, क्योंकि खाली आपको जॉब और इंटर्नशिप ये नहीं सिखाती कि आपने वो कारोबार कैसे करना है, आपको भी ये भी सिखाती है कि आपने अपने सीनियर की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, जूनियर को कैसे ट्रीट करना है, और आपने जो हिरारकी है उसको फॉलो कैसे करना है। बिल्कुल ठीक। जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया तो मैं पाकिस्तान का पहला वाहद सोशल मीडिया का ट्रेनर था। जो मैंने उसको सीखा, उस वक्त पाकिस्तान में कोई अदारा नहीं था, इंस्टीट्यूट लेवल पे कोई काम नहीं करता था जो सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग उसकी एडवांस फॉर्म है उसको सिखाए, उसको लेके चले। तो मैंने इसको ऑनलाइन सीखना शुरू किया, क्योंकि मैं जिस जगह पे जॉब करता था वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ज़माना था, 2010-2011। मैक्सिमम क्या होता था, आप अखबार में ऐड दे दें, और बहुत बड़ी जिसकी अगर छलांग पड़ती थी आउटडोर मीडिया या आउटडोर, वो तो सर बहुत कॉस्टली है ना, वो नहीं, वो तो बहुत कॉस्टली है ना। अगर कोई बहुत बड़ी छलांग है तो वो होर्डिंग या टीवी के ऊपर अपना ऐड चला दे। हर बिजनेस जो है वो टीवी और होर्डिंग पे नहीं चल सकता, क्योंकि उनके बजट्स होते हैं। तो फिर मैंने उसको रीड करना शुरू किया, उसको स्टडी करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि अब दुनिया के अंदर सोशल मीडिया नाम की कोई एक टेक्नोलॉजी जो है वो सामने आ रही है। तो जब मैंने इसको सीखा तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान के अंदर लोग इसको सिर्फ और सिर्फ एज ए टाइम पास यूज़ कर रहे हैं, इसको बिजनेस आइडिया के तौर पे यूज़ नहीं कर रहे।
मैंने उसको सीखते हुए पढ़ाना शुरू किया, साथ साथ जॉब भी थी। और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि अब मुझे फुल टाइम इस इंडस्ट्री के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि मेरी जो बेसिक थी वो मार्केटिंग थी। मैं मार्केटिंग का स्टूडेंट था, मार्केटिंग को मैंने पढ़ा ट्रेडिशनली भी और डिजिटली भी। फिर मैंने उस चीज़ को छोड़ते हुए, क्योंकि देखें आपको है ना कभी ज़िंदगी में टफ डिसीजन लेने होते हैं। जॉब जो नो डाउट होती है वो आपके लिए ज़रूर बहुत आपको फ़ायदेमंद वक्ती तौर पे दे रही होती है, लेकिन अगर आपने सर्व करना है और आपने आगे इंडस्ट्री को लेके चलना है तो फिर आपको टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो मेरे लिए वो एक टफ डिसीजन था कि एक अच्छी जॉब को खैर बात करना, लेकिन मैं सीख चुका था काफ़ी चीज़ें। मुझे पता चल गया था कि लोगों के साथ कैसे आपने रवाबत करनी है, नेटवर्किंग कैसे करनी है, ये बहुत ज़रूरी होती है। फिर मैंने अपनी जो है बिज़नेस को स्टार्ट किया और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से यहाँ मैं आप जो बात समझने वाली है और जो समझाने वाली है हमारी यूथ को, कि जो लोग ये समझते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट के साथ आप कारोबार कर सकते हैं, ऐसा दुनिया का कोई फार्मूला नहीं है कि जो आपको इन्वेस्टमेंट के साथ कामयाबी दिलाए। आपके पास 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और अगर आपके बिजनेस में कामयाब है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। आपको शुरू में हमेशा स्मॉल स्टेप लेना पड़े। आपको स्मॉल स्टेप जो मैंने लिया, मैंने पहले सर्विस इंडस्ट्री को समझा, उसको सीखा, लोगों को सिखाना शुरू किया जिसमें कोई कॉस्ट नहीं थी, जिसमें कोई कॉस्ट नहीं होती। उसकी बलबूते के ऊपर मैंने आगे सर्विसेज देना शुरू की। मैंने जब टेक्नोलॉजी को सीखा तो सबसे पहले एज ए फ्रीलांस काम किया। पहले लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उसके ऊपर एक डेमोस्ट्रेशन में फ्री सर्विस दी। 1-2 महीने की डेमो देने के बाद उनको मैंने कहा कि अब आप इसको चार्ज मॉडल में लेकर आए। तो आपको सबसे पहले ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए आपने अपने इस मॉडल को पहले सीखना है, समझाना है, और जब आप उसको ग्रो करते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो पहली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट ज़ीरो के साथ भी आप अपने कारोबार को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस जी, ये कोई भी बिजनेस आप करना चाहें तो आप देखें, अब हर चीज़ तो ऑनलाइन हो गई है। आपने फूड ऑनलाइन, कपड़े बेचने हैं ऑनलाइन, आपने शॉपिंग करनी है ऑनलाइन, तो आपको उसके लिए स्किल सीख लें। आपने वेब बनाना है तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट की स्किल सीख के, मोबाइल ऐप बनाते हुए स्किल सीख के आप उसको लॉन्च कर दें और उसके ऊपर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप मार्केट करना शुरू कर दें। तो शुरू में आपको सर आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जब आ रहा है आइडिया के ऊपर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है, देखिए आप पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्या होती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर कंपनीज, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। आपके सामने आपकी प्रोडक्शन इंडस्ट्री बंद हो चुकी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग हर जगह पर, मैन्युफैक्चरिंग आपकी टोटली बंद हो चुकी है। तो फिर आपके पास अब बचा क्या है? आपके पास सिर्फ एक ही सेक्टर बचा है, वो आईटी सर्विसेज। आप या तो स्किल सीख कर आईटी की सर्विस देना शुरू कर दें, या आप कोई सॉफ्टवेयर हाउस जो है उसमें जॉब करना शुरू कर दें। तो अब इस वक्त पाकिस्तान को अगर कोई इंडस्ट्री बचा सकता है तो वो आईटी की इंडस्ट्री बचा सकता है। तो इस इंडस्ट्री को अगर आपने ग्रो करके लेके चलना है तो उसके पीछे स्किल है, और स्किल की बेस के ऊपर आप पूरी दुनिया के अंदर अपना कारोबार कर सकते हैं। स्किल तो एक ऐसी चीज़ है, अगर आप हम अपने हमसाया मुल्क को देखें, बाहर वो स्किल को प्रमोट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। मैं जब स्पेशली मिडल ईस्ट में जब जाता हूँ, मैं देखता हूँ हमारे जो पर्सनल ड्राइवर्स हैं या कोई भी है, लेबर की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, उनके साथ अगर कंपेयर करूँ तो सर उनकी जो लेबर है वो स्किल बेस है। तो हमारे इधर बहुत सारे अदारे हैं, जैसे मैं नाम गवर्नमेंट के अदारे हैं, टेफ्टा का बहुत अच्छा अदारा है, काम कर रहे हैं, नेफ्टा का है, लेकिन बात वही है कि सर वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो जो स्किल बेस है। अच्छा सर, इसमें भी 2 टाइप के स्किल्स है ना। एक तो हम स्किल, अच्छा पाकिस्तान में चल क्या रहा है, पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से बेचैन ज़्यादा चल रही है सर। नहीं, एक और चीज़ है ना कि हम अगर जो बाहर अपने एक्सपोर्ट करते थे लेबर की शक्ल में, क्या ड्राइवर एक्सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। हम जो है वो प्लम्बर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेबर, हम लेबर तबके को एक्सपोर्ट कर। अब पूरी दुनिया को इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप इस वक्त आपको यूए क्यों नहीं वीज़ा दे रहे हैं? आपको एक टाइम पर आपको यूए वीज़ा देता था और पाकिस्तान, उसकी वजह ये है कि अब उनको इस स्किल सेट की बंदे की ज़रूरत नहीं है, अब उनको आईटी और एआई के स्किल सेट के बंदे की ज़रूरत है। बिल्कुल। मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ये नाजरीन को इस वक्त ये समझने की ज़रूरत है, हमारे यूथ को, कि अब उन लोगों को वो स्किल्स की ज़रूरत नहीं है कि जो एब्सलीट हो चुकी हुई है। उनको उस स्किल्स की ज़रूरत चाहिए कि जिसमें एआई इन्वॉल्व है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम हो रहा है। यूएई के अंदर एक बाकायदा मिनिस्ट्री एआई की लॉन्च हो चुकी है। आपने मिनिस्ट्री के लेवल पे एआई मिनिस्टर उनका जो है इस वक्त पूरी वहां पर चीज़ों को देख रहा है, और पूरी एक डिपार्टमेंट है जो एआई को कंट्रोल कर रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यूथ को इस वक्त एआई के सीखने की ज़रूरत है, डिजिटल स्किल सीखने की ज़रूरत है, वेब की स्किल सीखने की ज़रूरत है, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक, ये इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं कि अगर आप यहाँ पर बैठ के पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं और पूरी दुनिया से आप डॉलर्स को। अब आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। ये आपने बड़ा मशहूर सुना होगा कि पिछले दिनों IMF से हमने $1 बिलियन लेना था। उसके लिए आपको कितनी गारंटियाँ देनी पड़ी,
आपको कितना जो है उसके ऊपर जो है बार बार मिन्नतें करनी पड़ी, उनके सामने बार बार हाथ फैलाना पड़ा। लेकिन इस वक्त आपकी जो इंडस्ट्री जो है, अगर आप फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री की बात करें और उसमें आईटी की अगर फ्रीलांसिंग सर्विस की बात करें तो वो इस वक्त 6 से 8 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुकी हुई है, जो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आप सिर्फ फ्रीलांसर्स की फौज को ही सामने रख दें तो 1 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। आपका इस वक्त जो सबसे करीब जो है इंडिया, उसकी इंडस्ट्री 220 बिलियन डॉलर की है और हमारी आईटी इंडस्ट्री 10 से 20 बिलियन डॉलर की है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसी सेक्टर को पकड़ लें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और जाने की जरूरत है। लेकिन वहाब साहब अभी इसमें वो भी बहुत गैप है जिसको हम कर सकते हैं, बहुत काम भी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो इन्वायरमेंट में आपको पता है, जैसे पिछले दिनों हमारे यहाँ नेट के इश्यूज हैं और अभी भी है हर रोज फेस डॉक्टर साहब करना पड़ता है, डेली कर रहे हैं। और स्पेशली आपने वाकई ये बहुत अच्छी बात की है कि ये वाहिद इंडस्ट्री है जिसको अगर हम प्रमोट करें प्राउडली और इसके लिए आसानियां पैदा करें तो हमें लोन लेने की जरूरत नहीं IMF से। सर आपकी हर चीज तो डिजिटलाइज हो चुकी है ना, आपका टीवी चैनल वेब टीवी चैनल्स पे कन्वर्ट हो चुके हैं, यूट्यूब पे कन्वर्ट हो चुके हैं, वो उसके ऊपर पूरे के पूरे आपके मोनेटाइजेशन चीज है, मोनेटाइजेशन सिस्टम। आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो भी सर्विस इंडस्ट्री है तो उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक, आप किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो एयरलाइन की सर्विस है, चाहे वो IT की सर्विस है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे होटल है, सर्विस आप किस तरीके से प्रोवाइड। दूसरी ये है कि जो उनकी स्किल्स हैं तो वो कितनी है। मैं मसलन एक मिसाल देता हूँ कि मैं एक एयरलाइन पे सफ़र कर रहा था, तो लाहौर ये नहीं थी, कोई और इंटरनेशनल एयरलाइन थी। लाहौर एयरपोर्ट पे बोर्डिंग हो गई, जहाज़ टेक ऑफ के लिए तैयार था, तो हमारे करीब ये एक सीट के ऊपर एक पैसेंजर है, उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया, एपिलेप्सी का दौरा पड़ गया। सर आप यकीन नहीं करें, एयर होस्टेसेस दो एयर होस्टेसेस आई और उन्होंने आप इस तरीके से उसको मैनेज किया। मैंने कहा यार हमारे एक 5 स्टार अस्पताल की इमरजेंसी की लेवल की इन्होंने जो है ना सर्विस प्रोवाइड किया उनको। एक 5 स्टार हॉस्पिटल, एक ट्रेंड डॉक्टर्स नर्सेज जहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ भी इसी तरह की होगी, उससे किसी किस्म की कम नहीं थी। हालांकि वो एयर होस्टेसेस हैं, उनका मेडिसिन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है कि जो चीज़ें ख्याल रखनी चाहिए थी कि टंग बाइट हो सकती है, टंग बाइट का उन्होंने ख्याल किया, हेड इंजरी हो सकती है, हेड इंजरी का उन्होंने एक पिलो इधर रख दिया, एक पिलो इधर रख दिया। और 2 एयर होस्टेसेस आई, उन्होंने इस तरीके से मैनेज किया, मैं देखता रह गया। तो मैंने कहा ये एयरलाइन दुनिया की टॉप 1 एवी नहीं है, सिर्फ खाना ही अच्छा नहीं देते सर अब आप देख लें ना, अब IT के अंदर स्टारलिंक पहला दुनिया का जो कतर एयरलाइंस है, उन्होंने इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, उसके साथ करके 40,000 फीट के ऊपर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है पिछले दिनों आपके सामने नहीं था, जो कि पॉसिबल हमें। तो अब ये IT और स्किल्स और टेक्नोलॉजी आगे लेके, सर मैं इसी में यही चीजें ऐड करना चाह रहा हूँ। अब आगे आने वाला टाइम जो है ना सर बहुत टफ है। हमारी जो IT इंडस्ट्री के अंदर भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, रेवोल्यूशन आ चुका हुआ है। पूरी दुनिया इस वक्त ऑटोमेशन और AI, मैं क्यों AI पे जोर दे रहा हूं, क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी जॉब, इसकी वजह से अब जॉब्स ख़त्म हो रही हैं। ये वही वाली मैं एग्जांपल काफ़ी लोगों को देता होता हूं कि जब ट्रैक्टर आया तो उस वक्त ट्रैक्टर के बारे में कहा गया कि इससे जो 100 मजदूरों की जो है ना जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जब ट्रैक्टर ने अपनी प्रोडक्शन यूज़ करनी शुरू की तो लोगों ने इसको स्किल जो इसने सीखना शुरू किया वो उसके साथ जुड़ गया। इसी तरह जब कंप्यूटर आया तो डाटा एंट्री के जो लोग थे उन्होंने कहा जी उनकी जॉब चली जाएगी। तो फिर जिसने उस स्किल को सीख लिया वो कीमती हो गया और जिसने नहीं सीखा, तो बात सिर्फ यहाँ पर ये है कि IT के अंदर इस वक्त तेजी से रेवोल्यूशन हो रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो ऑटोमेशन पे काम कर रही है। ऐसी यूरोप के अंदर सर ने एग्जांपल्स दी। अब यूरोप के अंदर अगर आप जाएं तो ऐसे स्टोर्स हैं कि वो ह्यूमन लेस स्टोर्स हैं। आप पूरे स्टोर के ऊपर चले जाए, आपको सिर्फ एक बंदा नजर आएगा जो सिर्फ काउंटर के होगा, जहां पर आपने खुद चेक इन करना है, खुद चेकआउट करना है, पेमेंट आपने जो है वो कार्ड से Amazon का स्टोर मैंने खुद विजिट किया है। आपको तो अब सर तो वो बंदे कहाँ गए? वो बंदे नहीं है, अब वो बंदे जॉब्स कहाँ गए? शॉपिंग की खुद से सब कुछ किया। आपको वो टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिस तरह IT की बात हो रही है तो आपके जो है प्रोफेशन में ऑनलाइन डॉक्टर्स भी आ चुके हुए हैं। अब काफ़ी चीज़ें, हमारे एक फ्रेंड है उन्होंने ये शुरू भी किया सिलसिला। तो आप जी रोबोटिक सर्जरी यही चीज़ है ना। हाँ। कि रोबोटिक सर्जरी ये है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का आपने नाम सुना होगा। जी बिल्कुल। कि सर्जन मरीज लेटा हुआ है,
सर्जन ने उसके पेट के अंदर कैमरा डाला है और 2-3 और होल बना के इंस्ट्रूमेंट डाले हुए हैं और ख़ुद से वो ऑपरेट कर रहा है। वो इंस्ट्रूमेंट इसका भी अब एडवांस लेवल आ चुका है। इंस्ट्रूमेंट पेट में डाला हुआ है और वो उधर कंप्यूटर पे देख रहा है और ऑपरेट कर रहा है। इसका एडवांस मॉडल ये है रोबोटिक सर्जरी कि डॉक्टर को वहाँ पे खड़े होकर 3-3 घंटे जो है उसके कमर को अपने जो है ना वो पेन करने की एक ज़रूरत नहीं है। वो लैपटॉप पे कोने में बैठा होगा या कहीं भी नहीं अब मैं वही कहने लगा था कि अब तो सर इस तरह का दूर है फ्यूचर नहीं, इस तरह के सॉफ्टवेयर अब आ चुके हुए हैं कि अगर बंदा बैठा हुआ है किसी दूसरी जगह पे अभी अलाउड नहीं है दुनिया के, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, फ्यूचर में हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। सर्जन ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद है, वो अपने लैपटॉप या एक उन्होंने हुड सा बनाया होता है उसके ऊपर वो कंट्रोल कर रहा है। रोबोट जो है वो सर्जरी का पहले उन्होंने सेट कर दिए, यहाँ पे एक होल बनाया, कैमरा डाल दिया, एक होल बनाया, एक इंस्ट्रूमेंट इधर डाल दिया, एक होल बनाया, इंस्ट्रूमेंट इधर डाल दिया, वो कर करा के एक डॉक्टर या एक नर्स को वहाँ पे खड़ा कर दिया। वो भी कर कुछ नहीं, सिर्फ खड़े हैं, अगर कोई आगे पीछे करना। जो सर्जन जो है वो लैपटॉप पे बैठ के वो उसको कमांड दे रहा है और वो रोबोट जो है अंदर वो सर्जरी कर रहा है। तो रोबोटिक सर्जरी यहाँ तक पहुँच गई है, तो हम पहुँच चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, IVF के ऊपर मैं दोबारा से आता हूँ, इसका सक्सेस रेट कितना है अगर हम पाकिस्तान में स्पेशली हमारे लाहौर? इससे पहले कि हम IVF की बात हम कर रहे थे तो टेस्ट ट्यूब बेबी IVF की बात हो गई, तो ये भी मैं बताता चलूँ कि इसके अंदर हमने लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट शुरू किया है वो है जेंडर चॉइस, कि आपको बेटा चाहिए या बेटी चाहिए। अच्छा, ये भी चॉइस आ गई, अब ये चॉइस भी आ गई है और काफ़ी सक्सेसफुल है। ये भी टेक्नोलॉजी का कमाल है ना, ये भी टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो ये नियरली 100% है। अगर 100% रिजल्ट से कि एक कपल आता है हमारे पास, उसकी 3 बेटी हैं या 4 बेटियां हैं, तो उनको बेटी की ख्वाहिश है, तो ये टेक्नोलॉजी IVF के थ्रू ही ये आ चुकी है कि उनको बेटा चाहिए तो हम उनको बेटा दे सकते हैं। और हमारी सोसाइटी में ज़्यादा बेटे वाले आते हैं, लेकिन कभी कभार बेटी वाले भी आ जाते हैं कि उनके अगर 3 बेटे हैं या 4 बेटे हैं, वो कहते हैं जी हमें बेटी की बड़ी ख्वाहिश है, तो वो करने के लिए, लेकिन जाहिर है कि वो कम है। लेकिन ऐसा कोई कपल आ जाए कि हमें बेटी की ख्वाहिश है, तो मैं अपने पूरे स्टाफ को बुला लेता हूँ, मैं कहता हूँ हार लेके आए, इनको हार पहनाएं ताकि कोई बेटी वाला भी कोई आए। लेकिन कभी कभार ऐसे लोग भी आते हैं, अजीम लोग होते हैं जी, ये तो अगर बेटी तो रहमत है। वैसे मेरे ख्याल से तो इस टेक्नोलॉजी में ट्विंस भी आप ऐड ट्विंस भी हैं, ट्विंस तो भी ये जेंडर चॉइस जो है अमेजिंग। आज तो बातें वाकई जो बातें हो रही है अमेजिंग हो रही है। तो जेंडर चॉइस का भी फैसिलिटी अवेलेबल है, वो भी हम कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि जो कब करना चाहिए IVF, उसका सक्सेस रेट क्या है। इसमें शुरू में हमारी सोसाइटी के अंदर मेल जो है अपने टेस्ट नहीं कराता था, अभी भी वो बुरा समझता है, वो कहता है जी मैं अगर फिजिकली ठीक हूँ तो मैं ठीक हूँ। वेयरएज मेरा पैगाम सब व्यूअर्स को ये है कि फिजिकली ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी फर्टिलिटी भी ठीक है, कि आप जो है वो फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ठीक हैं। ये दोनों फ़र्क चीज़ें हैं। फिज़िकल हेल्दी होना और चीज़ है, और आपके स्पर्म के अंदर जो फर्टिलिटी है वो फ़र्क चीज़ है। सो बेशक आप हेल्दी हैं और अपना तो सबसे पहले मेरा अपना ख्याल यह है कि शादी को अगर 1-2 साल या 3 साल हो गए हैं तो मर्द को अपना टेस्ट कराना चाहिए। उसकी रीज़न ये है, मर्द का एक सिंपल टेस्ट, सीमन टेस्ट जिसको हम मनी का टेस्ट कहते हैं, उसमें बेशुमार हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वेयरएज फीमेल पार्टनर की कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी तक पहुंचने के लिए हमें कई टेस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है, और बाज़ बार छोटा मोटा ऑपरेशन भी करना पड़ता है सिर्फ वजह मालूम करने के लिए। सो मेरा अपना ख्याल ये है कि सबसे पहले मर्द को अपना टेस्ट कराना चाहिए। और मुझे ये बताने में बड़ी खुशी होगी कि हमारी सोसाइटी के अंदर अब ये अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है। अब बहुत कम लोग ऐसे मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में, ख़ास तौर पे हम पंजाब में काम करते हैं, तो पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि पंजाब में अब मर्द बहुत ही कम नज़र आते हैं कि जो अपना टेस्ट नहीं कराए, बल्कि शुरुआत ही यही से होती है, टेस्ट अपना मर्द कराते हैं। और बड़ी खुशी की बात है, अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको ट्रीट कर लेते हैं। तो जो मर्द सुन रहे हैं जो अभी भी घबराते हैं अपना टेस्ट कराने के लिए, तो बिला तकल्लुफ़ तो उनको मेरा मैसेज ये है कि आजकल मेडिकल साइंस चूँकि इतनी एडवांस हो गई है, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता भी है, अगर हम पिकअप करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस ज़माने चले गए कि मर्द के अगर स्पर्म में प्रॉब्लम है तो उसका इलाज ही कोई नहीं था, वो लाइलाज समझा जाता था। उस ज़माने में
घबराहट शायद थोड़ी बहुत वो जायज़ थी। आजकल ये घबराहट या इस चीज़ से इनकार कि मैंने अपना टेस्ट नहीं कराना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का इलाज जो है ना वो मौजूद है, तो मर्दों को भी अपना टेस्ट करवाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान में, चूँकि हमारे यहाँ देखा जाए मेल जो गायनोकोलॉजिस्ट है ना, फीमेल ज़्यादा तो थोड़ा सा एजिटेट फील करती है उनके पास जाने में। एक हमारा यानी कि यहाँ का माशरती थोड़ा सा समाजी ऐसा है सिस्टम। तो आप कितने नंबर पर आते हैं, या पाकिस्तान में अगर हम दादोशुमार से बात करें तो पाकिस्तान में कितने मेल गायनोकोलॉजिस्ट होंगे? ये पाकिस्तान रेशियो वाइज, जो रेशियो वाइज देखें तो मेरा ख्याल में कि ये 1% से भी कम है, शायद 0.5% के करीब मेल गायनोकोलॉजिस्ट हों। अच्छा, तो देखें मरीज़ मेल गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाने से घबराता है, तो उसमें मैं थोड़ी सी वजाहत कर जी जी प्लीज़। पहली बात तो ये है कि हमारे लेवल पे जो मरीज़ हमारे पास आता है तो वो घर से सोच के आता है कि जी मैं अपने फ़लाँ प्रॉब्लम के लिए जा रहा हूँ, और वह तहकीक करके आता है कि जी इस फील्ड के अंदर क्या वाकई ये एक्सपर्ट हैं। अगर वो एक दफ़ा ये तय कर लें कि जो मैं जिस बंदे के पास जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द राइट पर्सन, और इस फील्ड में ये एक्सपर्ट हैं, तो फिर कोई हेजिटेशन वगैरह नहीं है। जो लोग अभी भी मेल गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाने से हेजिटेट कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा पैगाम ये है कि वो ज़माना गुज़र गया कि जब ये अल्ट्रासाउंड और मेडिकल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इतनी एडवांस नहीं थी, तो हर मरीज़ को इंटरनल चेकअप करने की ज़रूरत पड़ती थी। अब आप चाहे मेल गायनोकोलॉजिस्ट हैं चाहे फीमेल गायनोकोलॉजिस्ट हैं, इंटरनल चेकअप की ज़रूरत बहुत ही कम मरीज़ों में पड़ती है। आम तौर पे चूँकि अल्ट्रासाउंड के साथ इतनी इन्फॉर्मेशन मैं अगर आज से कोई 20-30 साल पुराना देखूं तो आज का अल्ट्रासाउंड इतना एडवांस हो चुका हुआ है, उससे जितनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं उतनी शायद फिज़िकल चेकअप से भी ना मिले, यानी वो काफ़ी होती है। वो काफ़ी होती है। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अगर मेल गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाने से कोई मरीज़ घबरा रहा है तो वो ये समझ रहा है शायद कि जाते ही मेरा कोई इंटरनल चेकअप किया जाएगा। ऐसा नहीं है, नहीं होता, ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस अब इतनी, जिस तरह मैंने कहा, एडवांस हो गई है। इमेजेस टेक्निक जो है, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स इतनी आ गई हैं कि इंटरनल चेकअप की आमतौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई रेयरली ज़रूरत पड़ भी जाती है, अगर रेयरली कोई ज़रूरत पड़ भी जाती है, तो हर मेल गायनोकोलॉजिस्ट ने अपने साथ एक लेडी डॉक्टर असिस्टेंट रखी हुई है, बिल्कुल ठीक। तो वो इंटरनल चेकअप के लिए वो लेडी डॉक्टर चेकअप कर लेती है। मैं बेशुमार बहुत सीनियर और बहुत बिजी गायनोकोलॉजिस्ट को जानता हूँ, बहुत सीनियर और बिजी गायनोकोलॉजिस्ट को जानता हूँ कि जिनके पास कोई फीमेल असिस्टेंट भी नहीं है, लेकिन आज तक कभी किसी मरीज़ को कहते हैं मेरी तो ज़रूरत ही नहीं कभी पड़ी कि चेकअप करने की। सो चीज़ें उसके बगैर ही आपका डायग्नोसिस भी हो जाता है, आपका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। सो वो ज़माने चले गए कि जब मरीज़ ये घबराए कि जी, या उसके फैमिली मेम्बर्स ये घबराएं कि जी वो मेल के पास जाएंगे तो चेकअप की ज़रूरत आमतौर पे आजकल नहीं होती। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद मुझे वहाब साहब की तरफ जाना है। अच्छा, वो ये है कि ये जो बांझपन है, आपके पास तो पूरी रिसर्च भी है, इसके फिगर्स भी हो गए, ये ख़वातीन में ज़्यादा है आजकल के, यानी कि मर्दों में ज़्यादा है, और इसकी मेन कॉज क्या आजकल के जिस तरह का माशी दौर है उसमें आ रही है? देखिए, बात यह है कि आप अगर टेक्स्ट बुक को फॉलो करें तो उस पर लिखा हुआ है कि अगर 100 कपल्स आप देख रहे हैं, इनफर्टाइल कपल्स 100 देखते हैं, तो उसमें 30% ऐसे होंगे जिनमें फ़ीमेल में प्रॉब्लम आएगा, फीमेल में 30% ऐसे होंगे जिनमें मेल में प्रॉब्लम आएगा, और 30% आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया, कि यानी जिसमें हम कहते हैं 60 to 40 का है गैप। नहीं 30 नहीं 30% ऐसे हैं जिनमें मेल नॉर्मल है, सिर्फ फीमेल में प्रॉब्लम है। ओके। 30% ऐसे हैं जिनमें दूसरा पार्टनर नॉर्मल है, सिर्फ मेल में प्रॉब्लम आ रहा है, 60 हो गए। 30% ऐसे हैं कपल जिनमें हस्बैंड में भी कुछ फॉल्ट आ रहा है, वाइफ में भी कुछ फॉल्ट आ रहा है, 90 हो गए। 10% ऐसे हैं जिनमें हम इन्वेस्टिगेशन के बावजूद कोई फॉल्ट नहीं निकाल सकते। सो ये पुरानी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल में कॉजेज़ बराबर हैं। ठीक है, मेल भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना फीमेल है, लेकिन अब लेटेस्ट जो है रिसर्च ये कह रही है कि शायद मेल की रेशो बढ़ती जा रही है। उसकी रीज़न क्या है
मे बी ग्लोबल वार्मिंग है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, लाइफस्टाइल भी हो सकता है, लाइफस्टाइल, ओबिसिटी बढ़ गई है, स्मोकिंग बढ़ गई है, वेस्ट में अल्कोहल बढ़ गया है, भी कह सकते हैं हमारे, तो उसमें बेशुमार चीज़ें हैं जिस पे भी कंसेंसस साइंटिस्ट का नहीं हो सका, लेकिन बेशुमार वजूहात सामने आ रही हैं जिसमें मेल फैक्टर जो है वो बढ़ रहा है। तो ये मेरा वो जो पॉइंट था कि पहले सिचुएशन है, मेल को पहले टेस्ट कराना चाहिए। तो वो एक और इस प्रोग्राम के हवाले से मैं बताता चलूँ कि जब भी इनफर्टिलिटी होती है फीमेल को रिस्पॉन्सिबल समझा जाता था, अब कुछ मेल भी अपने आप को आगे ला रहे हैं और समझते हैं कि मेरा भी टेस्ट कराएं। इसी तरीके से एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं मिसकैरेज, अबॉर्शन कह लें या मिसकैरेज कह लें, अर्ली प्रेगनेंसी लॉस जो है, और एक खातून है उसकी प्रेगनेंसी हुई और प्रेगनेंसी चली नहीं है, लॉस हो गया, सेकंड प्रेगनेंसी हुई फिर भी लॉस हो गया। सो इसको हम कहते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या रिकरेंट मिसकैरेज कहते हैं। इसमें हमेशा औरत को ही ब्लेम किया जाता है। मैं आज इस प्रोग्राम के हवाले से ये बताता चलूँ कि मिसकैरेज में भी मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। मे बी स्पर्म में कोई इतना डिफेक्ट है जिसको हम अपनी ज़ुबान में हम कहते हैं डीएनए फ्रेगमेंटेशन ऑफ द स्पर्म, वो भी हो सकता है कि जिसके अंदर प्रेगनेंसी तो हो गई लेकिन प्रेगनेंसी आगे नहीं चली और मिसकैरेज हो गया, और हम सब ने, डॉक्टरों ने भी और मरीज़ ने भी, रिश्तेदारों ने भी कहा है जी इसी खातून का कसूर है, उसमें भी मेल रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो उसमें भी मेल को आगे आके अपने टेस्ट करवाने चाहिए। अगर एक उसकी वाइफ जो है बार बार उसका मिसकैरेज होता जा रहा है तो ये भी एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक चीज़ समझ लीजिए। जिस तरह हमने बांझपन की बात की पहले कि जी औरत को हमेशा हम समझते थे कि उसी ब्लेम करते थे, और अब आहिस्ता आहिस्ता मर्दों भी अच्छी बात है, अवेयरनेस आ रही है। तो मिसकैरेज में भी मर्दों को अपने आप को आगे लाना चाहिए और सोसाइटी के रज़ाकाराना तौर पर आना चाहिए, बल्कि सोसाइटी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेडिकल साइंस ये बता रही है कि मिसकैरेज में भी स्पर्म का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके अंदर भी हुआ। दूसरी बात, हम आते हैं एज की तरफ। हर किताब में और हर गूगल पे लिखा हुआ है कि ख़वातीन की एज में प्रेगनेंसी जो है जल्दी से जल्दी कर लेनी चाहिए। उसकी एज 35 ईयर्स की एज के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। 40 ईयर्स के बाद फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में चली जाती है, और उससे पहले पहले ये सारा कुछ कर लेना चाहिए। मर्दों के हवाले से ये मिथ चली आ रही है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। आज हम डिस्कस ये करते हैं कि क्या ये मिथ है या रियलिटी है। प्लीज़। सो ये जो मिथ है ये इस तरह चली कि एक मर्द का अगर आप स्पर्म टेस्ट करें, अगर यंग मैन है, उसकी एज 30 ईयर्स या 35 ईयर्स है, उसका सीमेन टेस्ट करें तो अगर वो नॉर्मल आ रहा है, उसी बंदे का अगर 65 ईयर्स या 70 ईयर्स में भी सीमेन टेस्ट करें तो वो तकरीबन नॉर्मल रेंज में आ रहा है। तो इससे गलतफहमी पैदा हो गई हमें मर्दों को भी और हकीम साहब को भी, जिन्होंने दीवारों पे लिख दिया मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, कि जी 70 साल का बंदा, उसके सीमेन भी अगर वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है तो लिहाजा वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेटेस्ट साइंस ने ये साबित किया है कि ये मिथ जो है ये रियलिटी नहीं है। ये मिथ जो है इसमें हकीकत ज़रा कम है। वो इसलिए कि 30 ईयर्स के बाद मर्दों में भी फर्टिलिटी डिक्लाइन कर जाती है। हालांकि उसके स्पर्म काउंट और मोटिलिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, लेकिन फिर भी उसके स्पर्म के अंदर उसका डीएनए इतना डैमेज होना शुरू हो जाता है, 30 साल में शुरू हो जाता है, 40 और 50 साल में काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है कि वो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। अच्छा, ये जो अभी आपने डॉक्टर साहब निशान देखे कि मर्दों में भी आफ्टर 30 ईयर्स ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं स्पर्म, मेन कॉज इसमें क्या है? ये भी एक क्वेश्चन है $100 मिलियन का। देखिए, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जिस तरीके से हम सब औरत के बारे में ये कहते थे कि जी उसको प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए, 35 ईयर्स की एज तक खातून को हम पढ़ाते रहे हैं और बताते रहे हैं ख़वातीन को, अपने मरीज़ों को, कि 35 ईयर्स की एज तक आपकी फ़ैमिली कंप्लीट हो जानी चाहिए। फैमिली कंप्लीट 35 ईयर्स पे फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं, 35 ईयर्स पे आपकी फ़ैमिली कंप्लीट हो जानी चाहिए। मर्द की हम आमतौर पे बात नहीं करते थे। मैं आज ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मर्दों की एज भी इम्पॉर्टेंट है। मर्दों में भी 30 ईयर्स के बाद फर्टिलिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, और 40 ईयर्स के बाद उसमें काफ़ी कमी आ जाती है, और उसी औरतों के साथ साथ ही 50 ईयर्स के बाद उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। तो एज ओनली एज, जिस तरीके से हमने कहा कि
औरत में भी एज के साथ फर्टिलिटी डिक्लाइन करती है, ठीक है, सेम वैसे तो सेम इज़ ट्रू फॉर दी मेन एज वेल, कि मर्दों में भी एज के साथ साथ फर्टिलिटी जो है ना वो डिक्लाइन कर जाती है। जो कॉमन कॉजेज़ की तो हमने अभी बात कर ली कि वो कॉमन कॉजेज़ आपकी व्हीकल्स हो सकती हैं, इतनी पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, फिर एनवायरनमेंट भी है, ये जो आपका एम्यूनिशन दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, कार्बन इतनी ज़्यादा हो गई है, लेड पार्टिकल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, पेस्टिसाइड्स के हवाले से है, लाइफस्टाइल है, जो हेल्दी खाना है वो अब बच्चे हमारे खाते ही नहीं हैं, वो फूड पैंडा और क्या है वो जो होम डिलीवरी शुरू हो गई है, डिफरेंट तो जंक फूड का रुझान बढ़ता जा रहा है। ये सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ओबेसिटी, हेल्दी जो फूड है, अगर आज हमारे मर्द ख़वातीन भी के लिए भी ठीक है, अगर ये आज मेरी बात सुन लें और इस पे अमल करें तो उनकी फर्टिलिटी जो है ना वो बेहतर हो सकती है। कि जो खाना है नेचुरल खाने की तरफ ज़्यादा जाएं, ठीक है, और जितने भी मौसमी फल हैं, अगर आपको कोई डायबिटीज़ वगैरह या कोई और परहेज़ नहीं है, जितने मौसमी फल हैं वो आप खाएं, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा, और फल छिलके समेत खाएं। जो भी जिस फल का छिलका आप केले का छिलका मैं नहीं कह रहा खाएं, जिस फल का छिलका आप खा सकते हैं, मसलन सेब है, आड़ू है, अमरूद है, छिलके समेत खाएं। फिर सब्जियां हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, पकी हुई सब्जियां भी खाएं, लेकिन पकी हुई सब्जियां हमारे यहाँ उसमें विटामिन हम काफ़ी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कच्ची सब्जियां सलाद की फॉर्म में उस पर ज़्यादा फोकस करें, जंक फूड से अवॉइड करें, स्मोकिंग बिल्कुल तर्क कर दें, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट पे कंट्रोल करें, और रोज़ के 2 या 3 अखरोट ज़रूर खा लें, बादाम और अखरोट खाएं। फिर पेठे के बीज जो हैं ये बड़े अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये स्पर्म के लिए बहुत अच्छे हैं, इसमें जिंक है, और रोज़ के 10-12 पेठे के बीज जो है ना वो इस्तेमाल चाहिए। तो सर इसमें एनर्जी ड्रिंक का थोड़ा है, वो बिल्कुल भी नहीं, एनर्जी ड्रिंक बिल्कुल भी, जूस का मैंने कहीं जिक्र नहीं किया, मैंने फ्रूट कहा है, मैंने फ्रूट का जूस नहीं कहा। अभी किन्नों का मौसम आने वाला है तो मैंने कहा किन्नों खाएं, किन्नों का जूस का मैंने कोई जिक्र नहीं किया, जूस बल्कि ना पिएं। उसकी रीज़न ये है, जूस से मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें एक गिलास जूस बनाने के लिए आपको 7 किलो चाहिए, ठीक है, तो वो जो पल्प आपने, जो असल ताकत की चीज़ थी, फाइबर है, पल्प है, वो तो आपने फेंक दिया, और उस किन्नों में से जो मीठा है वो निकाल के आपने पी लिया। मीठे के तो आजकल साइंस बड़ी ख़िलाफ़ है, वो कहता है कि जी ये जो शुगर है ये आपके लिए, सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसकी शुगर आपने निकाल ली, जो अच्छी चीज़ें आपने फेंक दी। किन्नों 7 तो नहीं आप खा सकते, 1 खा लेंगे, 2 खा लेंगे, 3 खा लेंगे। वैसे भी कई लोगों को जूस की गैस का भी इशू हो जाता है, जूस की बजाय आप पूरा किन्नों खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सेब के जूस की बजाय पूरा सेब खाएं तो उसमें ताकत ज़्यादा है, तो आपको फाइबर भी मिल रहा है, आपको पल्प भी मिल रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। वाकई डॉक्टर साहब आज तो आपने वाकई कमाल कर दिया है, इतना इन्फॉर्मेटिव किस्म का प्रोग्राम चाह रहा है। जी वहाब साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। वहाब भाई, PNY इंस्टीट्यूट, इसका मेन स्लोगन और बनाने का मकसद, पाकिस्तान में अब तो और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ चुके हुए हैं, गवर्नमेंट ने भी सरपरस्ती, ज़ेर सरपरस्ती आ चुकी है, आरफा क्रीम टावर उस पर एग्जाम्पल है, आपका भी ऑफिस है उधर, तो बताइएगा मेन इसका क्या था मकसद, और अभी PNY कहाँ पर खड़ा है? सर हमारी PNY के अंदर 3 डोमेन्स हैं एक्चुअली। हम सबसे पहले PNY ट्रेनिंग के अंदर जो है ना, हम यूथ को एम्पावर करते हैं, जिसमें उनकी हम स्किल्स को इन्हेंस करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अब आगे ज़माना ये तमाम स्किल्स का ही है, जिसके पास स्किल नहीं होगी वो आगे नहीं जा सकता। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, आपका बिग डाटा, आपकी इंटायरली जो आपकी रोबोटिक्स है, AI है, ये आपने सारा ऑटोमेशन सीखना है, आप इसके बगैर अब आगे नहीं जा सकते। तो हम यूथ को बेसिकली वो स्किल सिखाते हैं जो उसको यहाँ पर बैठ के पूरी दुनिया से डॉलर्स कमाने का तरीका होता है। सिंपली हमारे पास ऐसी केस स्टडीज़ है कि जिसके अंदर मैट्रिक पास है, अभी इंटरमीडिएट किया हुआ है, वो पूरा अपना सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा है घर बैठ के, उसने आगे 50 लोगों को हायर किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी एक चेन है जिसके थ्रू हम सर्व कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर के जो लोगों के पास, आप एक सर्वे के मुताबिक पूरे पाकिस्तान के अंदर 40,000 के करीब CS बैकग्राउंड के बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं। अगर आप टोटल ओवरऑल अगर देखें तो 2 से 4 लाख के करीब बच्चा ओवरऑल यूनिवर्सिटी से निकलता है, लेकिन उसमें CS कंप्यूटर साइंसेज के 40,000 है। हमारे पास इतनी जॉब्स हैं ही नहीं करने के लिए, ना आपके गवर्नमेंट के पास जॉब्स हैं, तो वो फिर इन स्किल्स के थ्रू अपना जो है, और इसमें अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी काफ़ी इनिशिएट कर चुका हुआ है, टेफ्टा की शक्ल में, नेफ्टा के प्रोजेक्ट्स भी हम कर रहे हैं जिसके अंदर फ्री ट्रेनिंग्स होते हैं, और हमारे जैसे क्वालिटी अदर ट्रेनिंग हाउसेस को वो देते हैं कोटा, और उसके अंदर हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सवाल है यहाँ पे
कि पूरी दुनिया के तमाम ममालिक जो है ना अब वो आईटी की तरफ जा रहे हैं। यस। सो मेरा सवाल ये है कि क्या इतनी मार्केट है ग्लोबली, अगर हम अपने लोगों को, क्योंकि हर जगह आजकल यही बात हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है, इंडिया में भी हो रही है, बांग्लादेश में भी हो रही है, तो और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इस तरह की गुफ्तगू होती है। तो जब सारी की सारी यूथ आईटी की तरफ आएगी तो क्या इतनी मार्केट है? सर देखिए, मार्केट बिल्कुल है, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि हर चीज़ तो अब आईटी की तरफ कन्वर्ट हो रही है। अब आप किसी भी, जैसे मैंने आपको बताया है कि कहीं पर भी चले जाएं, आपको वहाँ पर सॉफ्टवेयर हाउसेज चाहिए, मार्केटिंग के लिए आपको ब्रांड के लोग चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग, अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं हो रही, पीछे रह गई। आपको ग्राफिक के लिए ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, आपने कोई लोगो डिजाइन करना है, किसी भी किस्म की कोई डिजाइनिंग करनी है, आपको ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, वीडियो एडिटर, अब आपको हर कंटेंट जो आप क्रिएट कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम को आपको वीडियो एडिटर चाहिए। तो आईटी खाली एक स्पेसिफिक चीज का नाम नहीं है, आईटी के अंदर 100 चीजें, आप बिग डेटा, आप जो मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं, इसके पीछे जो है वो डाटा एनालिटिक्स काम करते हैं, बिग डाटा के लोग काम करते हैं, फिर आपने जितना अपना डाटा सेव करना है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के लोग काम करते हैं। तो हर इंडस्ट्री के, फिर उसकी एसक्यू है, इनके क्वालिटी इंश्योरेंस है, तो ये सारी आईटी की डिफरेंट डोमेन्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही बंदा सब सीख ले, फिर ई कॉमर्स के अंदर आ जाए तो अमेज़न है, ईबे है, शॉपिफाई है, लोकल ई कॉमर्स, तो लोकल ई कॉमर्स है। अब आपकी शोबे, इसके अंदर बहुत सारे आईटी एक समझ अम्ब्रेला है, उसके अंदर डिफरेंट उसके ब्रांचेज हैं। आप जिस ब्रांच के अंदर जाए, अब हर चीज ऑटोमेशन के ऊपर जा रही है ना। अब आने वाले, अब हर ब्रांच के अंदर स्पेशलाइजेशन है। आप देखें टेस्ला के अंदर रोबोट उसने लॉन्च कर दी है आपका $25,000 के ऊपर, जो लोग खरीद रहे हैं वो किसके ऊपर है, वो रोबोट और एआई की कॉम्बिनेशन से उन्होंने एक जो है रोबोट तैयार किया है, जो आपसे बात भी कर रहा है, जो आपसे शतरंज भी खेल रहा है, जो आपके साथ कम्युनिकेशन भी कर रहा है, वो आपके साथ पानी भी पी रहा है, आपके साथ चाय भी जो है आपको सर्व कर रहा है, आपको पिला रहा है। दुबई में तो शुरू भी हो गया है, जी जी, बस होटल्स वगैरह सर हो गए हैं, और पूरी दुनिया के अंदर अगले 5 सालों के अंदर एक सर्वे के मुताबिक इतने इंसान नहीं होंगे जितने रोबोट होंगे। हम क्या रेडी है आने वाले टाइम के लिए? जैसे एआई का भी दौर आ रहा है, आपको पता ही है, तो हम बतौर पाकिस्तानी में बात कर रहा हूँ, हम आने वाली दुनिया के चैलेंजेस से निपटने के लिए बतौर कौम आईटी सेक्टर के हवाले से हम रेडी हैं? सर पाकिस्तान तो भी रेडी नहीं है, बाकी दुनिया वाले ज़रूर रेडी हैं, हम रेडी नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम अभी भी पाइथन सीख रहे हैं, जो कि 25 साल पहले जो है पूरी दुनिया के अंदर उसको लॉन्च करके उन्होंने उसको यूज़ भी कर लिया है। हम अभी तक इसी झंझट में फंसे हुए कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो में फ़र्क क्या, हमें तो यही नहीं पता। जबकि अब दुनिया में जहाँ पे जाएं तो क्रिप्टो सेंटर ऐसे हैं जैसे यहाँ पर पंसारी की दुकान है। तो हम अगर ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो एफआईए कहता है कि आप क्रिप्टो की बात करें। सर एटीएम मशीन्स आ चुकी है, अब आप असल में इस कॉन्सेप्ट के नहीं पता, जबकि लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्रिप्टो इज अ पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पूरी इंडस्ट्री, पूरी दुनिया इसको यूज करके अरबों डॉलर, एनएफटी के ऊपर लोगों ने अरबों डॉलर कमा लिए। हम यहाँ पर एनएफटी का हमें पता ही नहीं कि एनएफटी किस टेक्नोलॉजी का नाम है, किस बला का नाम है। तो पाकिस्तान तो भी सर पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी में 25-30 साल तो इजीली पीछे है, लेकिन इसके लिए सर देखिए कोशिश तो जारी है। यही तो वजह है कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है सर, पूरी गवर्नमेंट सर पूरी गवर्नमेंट को इस वक्त सिर्फ ये टेंशन पड़ गई हुई है कि अब किस तरह हम अपने आप को डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ लेकर आए। तो पीएनवी ट्रेनिंग और इस तरह के बहुत से इदारे, अभी तो मैं समझता हूँ कि अभी इतने इदारे खुलने चाहिए, इसमें इतना वैक्यूम मौजूद है कि लोगों को अभी टेक्नोलॉजीज़ का पता ही नहीं है कि किस तरीके से उसको सीख के कहाँ ले जाया जाए। लेकिन काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अच्छा, मैं आपसे वो बात कर रहा था कि हम पीएनवी ट्रेनिंग के अलावा पीएनवी पिंक हमारा एक प्रोजेक्ट है, वो बड़ा यानी जिसके अंदर हम वुमेन के अंदर हमने 2019 के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। और ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मार्केटिंग से है और हमारी इंडस्ट्री जो है वो आईटी के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो एक ख़वातीन को, जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि जो घर में ख़वातीन बैठी हुई हैं, जो कि नो डाउट बहुत ज़्यादा ऑलरेडी अपनी फैमिली के साथ एंगेज है, लेकिन वो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ते हुए कॉन्सेप्ट को किस तरीके से मैनेज करें, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका हुआ है कि 10 खाने वाले और 1 कमाने वाला। अब 10 कमाते हैं तो फिर घर चलता है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल उसका जिम्मेदार है, एनवायरनमेंट उस तरह का हो चुका है कि हर बंदे को बिल्कुल इन्फ्लेशन। अच्छा, आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जी जी, आपके समेत जितने आईटी के गुरुज कह लेना, उसको सिर्फ पाकिस्तान में लाहौर, पंजाब और कराची नज़र आता है। जबकि कराची में भी अगर हम जाए, हमारे गवर्नर साहब ने कराची के अंदर वो यूनिवर्सिटी बनाई, उसके अंदर एक कैंप सा बनाया हुआ है। अच्छा, हमारे साइड एरियाज़ के ऊपर काम नहीं हो रहा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पेरिफेरी में नहीं काम, हाँ वहाँ पर काम पेरिफेरी पे नहीं हो रहा है जहाँ पर ज़रूरत है।
जहाँ के लोगों को, वहाँ से लोग आके इधर आते होंगे डेफिनेटली। तो आपने या दूसरे लोगों ने इस तरह के कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं कि साइड एरियाज में भी आप इस तरह के कुछ मरकज? सर देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, टोटली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, आप समझते नहीं? नहीं, मैं आपको बता, एक तो पहली बात ये है कि हमारा साउथ पंजाब में मुल्तान सेक्टर में हमारा कैंपस मौजूद है, ठीक है। और जो आप बात करें काम नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। जितना इस वक्त फ्रीलांसर आपका रिमोट एरिया का है ना, अच्छा, आप जानते भी नहीं है कि आपका इतना जो है रूरल एरियाज का नहीं है। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त गवर्नमेंट बड़ी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, नैफटेक। हम खुद आज़ाद कश्मीर के बच्चे खुद यहाँ से ट्रेन करके उनको वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि उनको टेक्नोलॉजी का सब पता है। आप जितने भी टिकटॉकर इस वक्त सबसे ज़्यादा आप देख लें जो फेमस है वो साउथ पंजाब के हैं। आप उठा के देख लें, उनकी हिस्ट्री देख लें। अच्छा, वो है तो सर। टेक्नोलॉजी तो उनको ऑलरेडी पता है। इन्फ्लुएंसर आपके जितने भी देख लें जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, फोर्थ लार्जेस्ट में ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा नहीं है, मसला ये है कि उनको सिर्फ राइट डायरेक्शन दिखानी है आपको, और अगर उनको राइट डायरेक्शन अगर आप दिखा देंगे तो उनके पास इंटरनेट मौजूद है, उनके पास अच्छा गैजेट मौजूद है, और ऐसा नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं है। वो हमसे ज़्यादा बेहतर चीज़ों को समझने लग गए, और उनके पास अब ये टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ वो स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता जी पेनिट्रेट हो अल्लाह करे जी इंशाल्लाह, और ये हो रही है। और इसके ऊपर गवर्नमेंट लेवल पे भी PNY तो अल्हम्दुलिल्लाह सर हम खुद साउथ पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें यह है कि थोड़ी सी ज़रूरत ये पड़ती है कि टेक्नोलॉजी को मज़ीद आम किया जाए। वहाँ पर अभी भी ये चैलेंजेस आते हैं कि जो कि पूरे पाकिस्तान में आ चुके हुए हैं इस वक्त, जो करंटली इंटरनेट जो है ना वो डिस्टर्ब है टोटली, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। वो पॉलिटिकली हालात की वजह से बात नहीं है। इसको बाप साहब, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाला दौर जो होगा पाकिस्तान में, शायद हम भी AI को यानी कि फोकस करते हुए आगे बढ़े इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी $1 मिलियन का है। वो ये है कि इसका एक्चुअल खर्चा कितना है IVF का? यानी कि एक आम कपल वो पहले क्या कोई ज़मीन बेचेगा अपने या घर बेचेगा, फिर डॉक्टर साहब तक पहुँचेगा, ये डिफरेंट इदारों तक? इसमें अगर मैं ये कहूँ कि इसका खर्चा 6 या 7 लाख है तो आपको लगेगा शायद बहुत है, लेकिन अगर आप ये देखें कि दुनिया के मुकाबले में हमारा खर्चा कितना है, अच्छा आप गेस करें कि ये IVF का खर्चा अमेरिका में कितना है? $20,000 के मुताबिक होगा ना, डॉलर 58 लाख रुपीस। अच्छा, पाकिस्तानी, ओके, पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 50-60 लाख रुपए बनता है। यहाँ तकरीबन को 8-10 लाख रुपए है, 1 मिलियन के अंदर है, 1 मिलियन के अंदर ही है। तो अब ये चीज़ें जितनी भी हैं सारी इंपोर्टेड हैं, कोई मेड इन पाकिस्तान तो कोई चीज़ है नहीं, सारी टेक्नोलॉजी इंपोर्टेड है, सारी जितने भी ड्रग्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, डिस्पोजेबल्स हैं, सारी वो बाहर से आती हैं और मोस्टली यूरोपियन सोर्स से हैं। और जो यूरो ऊपर जाएगा तो महंगाई, टेक्नोलॉजी महंगी तो होगी। डॉक्टर साहब, ये आप प्राइवेट सेक्टर वाले ये करवा रहे हैं कि गवर्नमेंट में नहीं है, किसी अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट में नहीं है। हालांकि होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। गवर्नमेंट में किसी क्या वजह है, क्यों नहीं अभी तक गवर्नमेंट का ध्यान गया कि हमारी हेल्थ? गवर्नमेंट कहती है जी हम औरतों को बचा लें, बेसिक हेल्थ के बहुत इश्यूज है, और गवर्नमेंट लेवल पे तो बेसिक हेल्थ के काफी इश्यूज है। तो हालांकि डॉक्टर जुवैद अकरम साहब जब हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने काफी काम भी इसके ऊपर किया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं वो हो सका अभी गवर्नमेंट सेक्टर में हो। IVF बेसिकली जो है ना, एक समझ ले कि हमारी जुबान में एक लग्जरी है, हर बंदे को देखे वो लग्जरी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ये समझती है। गवर्नमेंट नहीं, मैंने हमारी जुबान कॉमन जुबान में बताया, तो गवर्नमेंट और हमारी तकरीबन समझ लें कि सोच तो अवामी यही है कि एक लग्जरी में आता है ना कि अगर आप फॉर एग्जांपल जेंडर है आपकी सिलेक्शन, तो अल्लाह जो आपको दे रहा है वो तो दे रहा है, अब आपकी अपनी मर्जी है। जेंडर सिलेक्शन तो लग्जरी है, लेकिन जो इनफर्टिलिटी है, बांझपन जो है, ये बिल्कुल बेसिक है, लेकिन वो बिजारी बात है, इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी आपकी फंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी प्रायोरिटीज में से नहीं है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी आपको प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी के हवाले से गवर्नमेंट से, इसी तरह आप ही को है, लेकिन फ्यूचर में शायद ये दोनों मसले हल हो जाए इंशाल्लाह, मुझे ये उम्मीद है। डॉक्टर साहब, आपका अगेन बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर ऑन दिस शो, और वहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और मेरी दुआएं बेस्ट विशेस आपके साथ भी है। यकीनन ये 2 शोबे ऐसे हैं कि जिनमें तरक्की होनी है और हमें आगे बढ़ना है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है इंशाल्लाह ताला, चाहे वो AI हो, चाहे IVF हो, और आने वाली और चीज़ें हो टेक्नोलॉजी के हवाले से। पाकिस्तान को चमकते रहना है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। और इसी के साथ मैं एक ब्रेक लूँगा, मिलते हैं आफ्टर दी शॉर्ट ब्रेक।